पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फायर स्पिरिट हॉल की जो मास्टर थी वो बातिन के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुकी थी। उसकी और बातिन के बीच में एक कमाल का बैटल हमें देखने को मिलता है, जहां वो अपने हर अटैक का इस्तेमाल करते हुए बातिन की जान लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बातिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है, उसके हर एक अटैक को काउंटर करता और उसके सारे अटैक का वो जवाबी हमला कर रहा था, जिस वजह से उस मास्टर को समझ में आने लग जाता है कि वो बातिन के सामने उतना ढंग से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर थोड़ी और टाइम तक के ये फाइट चली तो बातिन पक्का उसकी जान ले लेगा। तो वो यहाँ पर नाटक का ही सही बातिन के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करती हूँ और आज से हमारी दुश्मनी खत्म होती है, इसलिए तुम हमारी दुश्मनी को भुला दो और मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहने के बाद वो तो वहां से भाग चुकी थी, पर बातिन को भी पता था कि इतनी आसानी से शांत बैठने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वापस से जरूर आएगी फाइट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातिन छोटू ड्रैगन को चैन के पास लेकर आता है और यहाँ पर लाने के बाद वो उससे कहने लग जाता है कि छोटू ड्रैगन, तुम्हें ये चैन दिख रही है ना, इसके अंदर पॉइजन डाला गया, तो तुम किसी भी तरह से इसके अंदर से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर तुम ये कर दोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा एहसान होगा। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये काम कर सकते हो। तो छोटू ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले चैन को चेक करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी पावर को चैन के अंदर डालना शुरू कर दिया था, ताकि उसके अंदर का जो पॉइजन है वो उसको निकाल सके। और देखते ही देखते वो जो पॉइजन था चैन के शरीर से बाहर आना शुरू भी कर देता है। उसके शरीर से धीरे धीरे करते हुए काफी सारा पॉइजन बाहर निकल कर आ रहा था। जैसे जैसे पॉइजन बाहर आ रहा था, छोटू ड्रैगन अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के अंदर ही छोटू ड्रैगन का काम पूरा हो चुका था। उसने काफी हद तक के पॉइजन को बाहर निकाल लिया था, लेकिन ये करने से उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। तो बातिन उसको खुश करने के लिए अपने पास एक कमाल का हर्ब्स बाहर निकालता है और उससे कहने लग जाता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, ऐसा तुम अपने पास रख लो। तो उस हर्ब को पाकर यहाँ छोटू ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। वो उसको लेके जाकर खाने लग गया था। धीरे धीरे करते हुए चैन को होश आने लग जाता है, उसकी हालत में सुधार आता हुआ नजर आ रहा था, जो चीज देखकर बातिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैन को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि पॉइजन का थोड़ा बहुत असर अभी भी इसके शरीर में मौजूद है, क्योंकि जो पॉइजन उस मास्टर ने इसके अंदर डाला था वो बहुत ज्यादा जिद्दी था, ये बाहर निकालने को तैयार ही नहीं। लेकिन काफी हद तक ड्रैगन ने इसको खत्म कर दिया है। तो कुछ देर के आराम के बाद चैन धीरे धीरे करते हुए अपने आप ही पॉइजन के असर को खत्म कर लेगी। तो चैन अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, बस इसको आराम करने की जरूरत है। वो चैन से कहना चाहते कि चैन बस आराम करो, आराम करोगी ना तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। वो अपने बाकी दोस्तों से भी कहने लग जाता है कि चैन का ख्याल रखना और उसको कुछ भी करने मत देना। इसके बाद बातिन जो था वो छोटू ड्रैगन से कहता है कि छोटू ड्रैगन चलो मेरे साथ, मुझे कुछ खास काम करना है, तो आ जाओ चलते हैं साथ में। इसके बाद ये दोनों कमरे के बाहर निकल कर आ चुके थे। जैसे ये लोग बाहर आए थे वहां पर बातिन को जाओ नजर आती है। वो उससे कहने लग जाती है कि बातिन, तुमने उस फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर के साथ फाइट की ना, मैंने इसके बारे में पता लगा तो मुझे सारी चीजें पता चली। जिस पर बातिन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत थी, मैंने उसको बहुत मारा है और वो शायद अपना सबक सीख गई होगी, वो दोबारा मुझे परेशान करने के लिए नहीं आएगी। तो जाओ कहने लग जाती कि उसको इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, वो एक नंबर की चालबाज इंसान है, वो अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ी होगी और मौके की तलाश में होगी, ताकि मौका पाते ही वो तुम्हारी जान ले सके। तो बातिन कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाकर रखा हुआ है, अगर वो इस बार मुझे मारने के लिए आती है ना तो वो पक्का मेरे प्लान में फंस जाएगी, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बातिन का प्लान क्या था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम बातिन को देखते हैं, वो लिंगर के साथ बातें कर रहा था। वो लिंगर के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आता है और उसको देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुमने मेरी इतनी हेल्प की ना फाइट में, तब ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, तुम इसको खा लो। तो लिंगर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। वो सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को खाना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। वो बातिन से कहना चाहती है कि मास्टर मैं ना लगता है कि अपना ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ और इस बार का जो ब्रेक थ्रू होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। हो सकता है कि इसके लिए ट्रिब्यूलेशन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा अच्छी जगह चाहिए होगी ताकि मैं वहां जाकर आराम से अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। तो बातिन कोई जगह की तलाश में ही था कि वो लिंगर का ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प कर सकेगी। तभी उसको वो मैसेज बेल की मदद से पता चलता है कि वो जो छोटू ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा बीमार है, काफी ज्यादा वो तकलीफ में, उसको चोट लगी है। तो ये देखकर बातिन परेशान हो जाता है। वो जल्दी से भागकर महल के अंदर आता है ताकि देख सके कि छोटू ड्रैगन को क्या हुआ। यहाँ पर आने के बाद एम्परर से कहने लग जाते हैं कि बातिन देखो ना छोटू ड्रैगन को, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। बातिन ये देखकर परेशान हो चुका था कि आखिर इस छोटू ड्रैगन को इतनी ज्यादा चोट किसने पहुंचाई, लग रहा है कि इसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, तो ये काम किसने किया होगा। जिस पर एम्परर कहने लग जाता है कि ये काम उसी फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर ने किया है, उसने छोटू ड्रैगन को अकेला पाकर इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। वैसे भी अभी इसने चैन को ठीक करने में अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया था, तो ये उतना खास तरीके से अटैक नहीं कर पाया और इस वजह से इसको चोट लग गई। ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तुम कैसे भी करके इसको बचा लो वरना ये मर जाएगा। जो चीज सुनकर बातिन जो था वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने अंदर से पावर को बाहर निकालते हुए छोटू ड्रैगन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी पावर एक के बाद एक करते हुए छोटू ड्रैगन के अंदर डाल रहा था ताकि वो
उसको रिकवर कर सके। फिर भी छोटू ड्रैगन के अंदर कोई सुधार आता हुआ नजर नहीं आ रहा होता है। इतनी ज्यादा पावर बात इनकी चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके ठीक होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। बादन एम्परर से कहना चाहता है कि एम्परर ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसको इतनी आसानी से नहीं बचाया जा सकता। हमने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, शायद वो आपको पसंद ना आए। तो एम्परर कहना चाहता है कि उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तरीका तुम्हारे पास है ना उस तरीके का इस्तेमाल करो। मैं बस यहाँ पर छोटू ड्रैगन को ठीक देखना चाहता हूँ। इसने बहुत टाइम से मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता हुआ आता था, लेकिन मैं इसको यहाँ पर अपनी आंखों के सामने कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज इसको बचा लो। तो बादन कहना चाहता है कि जो मेरे पास तरीका है ना उसकी मदद से मुझे छोटू ड्रैगन को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डालना होगा और अपनी सोल पावर के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। इससे हो सकता है कि छोटू ड्रैगन ठीक हो जाए, अब वो रिकवर करने लग जाए। लेकिन इसकी परेशानी यही है कि अगर मैंने अपनी सोल पावर के साथ एक बार छोटू ड्रैगन को कनेक्ट कर लिया ना, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही रह जाएगा और जब चाहूँ मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसके बाद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आपसे वो दूर चला जाएगा। अगर छोटू ड्रैगन को बचाना है तो हमें ये करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो एम्परर थोड़ा सा सोचते हैं और वो उससे कहना चाहते हैं कि ठीक है बादन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे साथ भी रहेगा ना तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तुम्हारी हेल्प तो करेगा और ये जिंदा तो रहेगा। ये बस जिंदा रहे, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम अगर इसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डालना चाहते हैं ना तो मैं इसकी परमिशन तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। ये सुनकर बादन जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटू ड्रैगन को अपने पास रख लेता और उसने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उसको डाल लिया था। अब से छोटू ड्रैगन भी बादन के पास ही रहेगा और उसको पहला काम होगा छोटू ड्रैगन को ठीक करने का और उसके बाद वो उसकी पावर का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो अब जैसे ही बादन छोटू ड्रैगन को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रिफाइन करने में लगा ही क्या हुआ था कि तभी बाहर से थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होने लग जाता है। लिंगर ने कहा था कि ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होगा क्योंकि वो अपना ब्रेक थ्रू करने वाली है, तो वो ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर क्रिएट होने लग गया था, जिस वजह से लिंगर बादन से कहना चाहती कि मास्टर आपको जल्दी करनी होगी, मैं अपना ब्रेक थ्रू कर रही हूँ। अगर मैं आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करती हूँ ना तो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल्दी से मुझे बाहर निकालिए, मुझे अपना ब्रेक थ्रू करना है। तो ये सुनकर बादन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, वो जल्दी भाग के जाता है कोई अच्छी जगह की तलाश में ताकि वहां पर जाकर वो लिंगर की हेल्प कर सके उसका ब्रेक थ्रू करने में। वो घर से बाहर निकल चुका था और जंगलों की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि कोई तो बंदा है जो छुप कर उसके ऊपर नजर रखे हुए कि बादन कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। अब ये बंदा था कौन, यहाँ पर बादन के ऊपर क्यों नजर रखे हुए वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम बादन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आकर पहुंच चुका था। ये जगह उसको बिल्कुल परफेक्ट लगती है लिंगर का ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। तो वो लिंगर से कहता है कि लिंगर तुम यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सकती हो, लेकिन जब बादन दिखता है कि ट्रिब्यूलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना खतरनाक है कि इसको झेलना लिंगर के इतने छोटे से शरीर की बात नहीं है। अगर ट्रिब्यूलेशन उसके शरीर के ऊपर गिरा तो उसके शरीर को बहुत भारी नुकसान हो सकता है और उसकी जान तक जा सकती है। तो बादन लिंगर से कहना चाहते हैं कि लिंगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर का इस्तेमाल करो और मेरा रूप तुम ले लो। जब तुम मेरा रूप ले लोगी ना तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ट्रिब्यूलेशन को हैंडल करना, तो मेरी भी पावर का इस्तेमाल कर पाओगी उस ट्रिब्यूलेशन को रोकने के लिए। तो ये सुनकर लिंगर जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो कहने लग जाती है कि ठीक है मैं अभी आपका रूप ले लेती हूँ। तो वो तुरंत जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है वहाँ पर एक और बादन आ चुका था जो कि बादन नहीं था बल्कि लिंगर ही थी और उसने बादन का रूप ले लिया ताकि वो ट्रिब्यूलेशन से आसानी के साथ लड़ सके। वो बिल्कुल लड़कियों जैसी हरकत कर रही होती है क्योंकि लिंगर वैसे भी लड़की है तो वो लड़कियों वाली ही हरकत करेगी। बादन भी देखकर थोड़ा शर्माने लग जाता है, लेकिन वो उसके बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक बैरियर को क्रिएट कर चुका था जो कि बिल्कुल लिंगर के ऊपर वो बना देता है ताकि जब थंडर ट्रिब्यूलेशन गिरेगा तो ये बैरियर कुछ हद तक के लिंगर को हेल्प करने की मदद करेगा ताकि लिंगर आसानी के साथ इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर पाए। तो ये देखकर लिंगर जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बादन अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने बैरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बादन लिंगर से कहने लग जाता है कि बस तुम ट्रिब्यूलेशन पे ध्यान रखना और देखना कि इसको कितनी आसानी के साथ रोका जा सकता है। मैंने पहले भी ट्रिब्यूलेशन रोका है तो ये तुम्हारे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, बस तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ तुम ये कर सकती हो। वो लिंगर को हेल्प करने उसको गाइड करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो लिंगर कहने लग जाती कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि ये ट्रिब्यूलेशन झेल सकूं, क्योंकि पहली बार जब लिंगर ब्रेक थ्रू कर रही थी तो ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हुआ था, इससे पहले उसके कभी भी ब्रेक थ्रू में ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो थोड़ा घबराई हुई होती है कि कैसे ट्रिब्यूलेशन को क्रिएट करना है और उसको हैंडल करना है क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो बादन अपनी पावर को थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता है लिंगर के अंदर जो कि पावर उसको कॉन्फिडेंस देगी, उसको हिम्मत देगी कि वो ट्रिब्यूलेशन से डरे ना और आसानी से इसको हैंडल कर ले। तो बादन की जैसे ही पावर लिंगर को मिली थी लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो कहने जाती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आसानी के साथ इस ट्रिब्यूलेशन को रोक जाऊंगी, मैं इसको झेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर बादन जो था वो भी काफी ज्यादा खुश हो
जाता है वो सीधा वहाँ से थोड़ा साइड हो जाता है ताकि यहाँ पर उसके रहने की वजह से कुछ गड़बड़ी ना हो। वो झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ चुका था और वहाँ से वो देखने लग जाता है कि किस तरह से लिंगर अपना ब्रेक थ्रू करती है और कैसे वो ट्रिब्यूलेशन को रोकती है। देखते ही देखते वहाँ पर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होने लग गया था। ट्रिब्यूलेशन एक लेयर नहीं बल्कि कई सारे लेयर के अंदर बनते हुए आया हुआ था, जो कि ये चीज दर्शा रही थी कि ट्रिब्यूलेशन कोई मामूली ट्रिब्यूलेशन नहीं है, बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे वो ट्रिब्यूलेशन लिंगर के ऊपर गिरता है, लिंगर को तकलीफ होने लग जाती है। वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो ढंग से उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसकी हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्रिब्यूलेशन को रोकने में लगी हुई थी। बायथन दूर से सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जैसे वो नजर रखे हुआ होता है कि तब उसको सामने नजर आता है वो ये फायर स्पिरिट हॉल की जो मास्टर है उसका एक क्लोन, जो कि यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। बायथन ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई है, कहीं ये लिंगर को ही बायथन समझकर उसके ऊपर अटैक ना कर दे। और बिल्कुल जैसा बायथन का शक था, उसका शक सही भी नजर आ रहा था। वो जो क्लोन होती है उसको लगने लग जाता है कि सामने जो बैठा हुआ है ट्रिब्यूलेशन के नीचे वही असली बादशाह है, जबकि उसको नहीं पता कि वो तो लिंगर है। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लिंगर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। उस क्लोन ने अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को फिनिक्स बर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई होती है और अब वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसको क्या पता कि लिंगर भी कोई कमजोर चीज नहीं है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस क्लोन की धज्जियां उड़ाना उसके बाएं हाथ का खेल है। लिंगर तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पर ये मुझ पर अटैक करने के लिए आई हुई है। तो जैसे ही वो फिनिक्स बर्ड यहाँ लिंगर के ऊपर अटैक करने के लिए आया ही क्या था कि वो हल्का सा अपना ऑरा एक्टिवेट कर दिया। अब पूरा का पूरा इतना भयंकर अटैक जाकर फिनिक्स बर्ड को लगा था कि फिनिक्स बर्ड पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। फिनिक्स बर्ड की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया और लिंगर के एक ही अटैक में वो ढेर हो गया। उसका अंचर पंचर ढीला हो चुका था, जो चीज देखकर वो जो फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर थी वो काफी ज्यादा भड़क जाती है कि बायथन तू बचेगा नहीं, तू यहाँ पर मेरे फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय किया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब तेरा ध्यान पूरी तरह से कल्टीवेशन में लगा हुआ है, तू यहाँ ट्रिब्यूलेशन से मुकाबला कर रहा है, तो तू यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से रोक नहीं पाएगा। मेरे पास यही बेस्ट मौका है तेरी जान लेने का। तूने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ, तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी तेरी जान लेने के लिए। मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पर भरोसा करना मतलब कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, और तुमने यही काम किया है, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। दूर से जब बायथन ये सारी चीजें देखता है, वो यहाँ पर उदास नहीं था बल्कि खुशी था कि बहुत अच्छी बात है, लिंगर यहाँ पर इसकी वो हाल करेगी ना जो कि इस मास्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लिंगर के पास इतनी पावर है कि वो आसानी से इस मास्टर की जान ही ले सकती है। मुझे तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं आराम से तमाशा देखूंगा और इस खेल को देखने का अलग ही मजा होगा। वो मास्टर जो थी वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देती है और उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर लिया था ताकि बायथन यानी कि लिंगर की जान ले सके। वो अपना अटैक रेडी करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करती है और जैसे उसने अटैक देकर मारा था, लिंगर को इसकी भनक लग जाती है कि यहाँ पर ये आई है मुझ पर अटैक करने के लिए। तो वो तुरंत ही खुद को तैयार कर चुकी थी ताकि उसका ये अटैक डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या ये अटैक लिंगर को लगेगा और क्या वो यहाँ पर उस मास्टर के अटैक को रोक कर उसकी जान ले पाएगी, या मैटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बायथन को फाइनली बीच में आकर इस मास्टर की जान लेनी पड़ेगी। ये चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।